आदाब, आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद है। आज का हमारा मौजू है मुस्लिम वीमेन एम्पावरमेंट। मेरी आज की मेहमान हैं डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार। मैम, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है, शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगा, अगर इंडिया की बात करेंगे, किस तरह से देखती है यहाँ पे, क्या हम कामयाब हो पाए हैं मुस्लिम वीमेन एम्पावरमेंट में? देखिए, लेट अस स्टार्ट विद पॉजिटिव नोट, ठीक है ना। तो मेरी महारत है 20 साल की विमेन एजुकेशन पे, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया में कुछ बहुत पॉजिटिव स्टोरीज है जहाँ पे एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली विमेंस काफ़ी अहेड है, मुस्लिम विमेंस। जब हम उनके पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो वो इंस्टीट्यूशन चलाती है, वो कामयाब डॉक्टर्स एज एन इंडिविजुअल भी है, एज एन इंस्टीट्यूशनल भी है। काफ़ी हद तक वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका मौका मिल रहा है और हर स्टेट में अलग अलग स्टेटस है मुस्लिम विमेंस का। जो एम्पावरमेंट का स्टेटस है वो अलग है। उसका सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि कल्चरली वहाँ का जो इन्फ्लुएंस है, तो वो चीज़ उस एम्पावरमेंट में रुकावट डालती है। सपोज़ हम किसी जगह पे वहाँ पे लड़कियों को बहुत छोटी उम्र में शादियाँ करते हैं, तो वो लोग आगे फर्दर हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, और वो उस तरीके से हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती है। लेकिन जिसको मौका मिलता है वो लोग तो काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। और हमारी हिस्ट्री है मुस्लिम विमेंस की, अगर हम उनसे इंस्पायर हो जाएं या वो ग्लोबली देखें, हम जो हमारी इस्लामिक जो विमेन थी पहले, हज़रत खदीजतुल कुबरा जो फर्स्ट वाइफ थी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो बहुत बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस, जो आजकल इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, एक इंटरनेशनल, देखिए आजकल जेंडर इंटेलिजेंस है जो बिजनेस वुमेन की एम्पावरमेंट को मेजर करते हैं वर्ल्ड वाइड में, ग्लोबली। तो उस तरीके से देखते हैं तो वो शी वॉज एम्पावर्ड वुमेन। और हज़रत आयशा जो शी वॉज अगेन द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बहुत बड़ी जूरिस्ट थी, एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल विमेन थी जिसका काफ़ी कंट्रीब्यूट है। तो हम इस्लाम को या मुस्लिम टैग को रुकावट नहीं बना सकते हैं एम्पावरमेंट के लिए। जो मैंने अपनी जगह देखा है कि साउथ इंडिया के मुकाबले में नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इलिटरेसी है विमेंस में। वाई देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन द वन रीजन ऑफ इंडिया एंड अदर रीजन ऑफ इंडिया है कि वहाँ पे पॉवर्टी सबसे बड़ा फैक्टर है, गुर्बत, जिसकी वजह से लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, वो ड्रॉप आउट होती हैं। 8 तक पढ़ेंगे, उसके कई रीज़न्स हैं। उसके ये रीज़न्स हैं कि बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स होती है, तो फिर उनको माँ काम पे जाती है, बड़ी बेटी छोटी बहन भाइयों को पालती है, तो उनको लगता है कि हमें तो यही काम करना है। तो ये रिस्ट्रिक्ट है हमारे को एजुकेशन के लिए, ये एक एजुकेशन के लिए। पॉलिटिकली भी अगर हम देखें, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और इंडिया में भी मुस्लिम विमेंस पीएम्स भी बनी हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम अलग अलग कंट्री, इंडोनेशिया और भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, और इंडिया में काफ़ी सारे जो बैकवर्ड एरियाज़ आए हैं हमारे इसके इंडिया के, वहाँ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस विमेंस का पार्टिसिपेशन होता है। वो क्यों आ रही है, सब लोग क्यों नहीं आते हैं? वो इस वजह से आ रही है कि उनको वो अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है, वो इस वजह से वो चीज़ें में एक्सेल करती है। टैलेंट तो है। देखिए, हमने देखा है कि हिंदुस्तान में इनडायरेक्टली मैं बताना चाह रही हूँ कि विमेंस का काफ़ी कंट्रीब्यूट रहा है। मदर इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। शी इज़ लाइक, अगर एक मदर एम्पावर्ड होगी, वो हम फिनेंशियली नहीं कह सकते हैं, वो हम एजुकेशनली नहीं कह सकते हैं। अगर वो बहुत सारी एम्पावर्ड अवेयरनेसेस से होती है
तो वो बहुत सारे रूरल एरियाज से वो बच्चे आए, उनने उनको पढ़ाया। वो आजकल मेरे पास बहुत सारे मिसालें हैं जिनने यूनिवर्सिटियाँ कायम की। उन बेटों ने 40-50 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस फैला दिया। वो भी एक इलिटरेट मदर थी, लेकिन उसमें वो एक विजन था। उसने वो एक एनवायरनमेंट दिया अपने बच्चों को ताकि वो एम्पावर हो गए। तो वो उसका इनडायरेक्ट एम्पावरमेंट है जिसने शेप किया हमारी सोसाइटीज़ को। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो कैसे आप बयान करेंगे कि किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की बेदारी हम वहाँ पे ला सकते हैं? देखिए, अभी एक जो गवर्नमेंट का जो 6 to 14 ईयर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो पहले एजुकेशन इज़ द ओनली वे जिससे एक लड़की, एक औरत एम्पावर हो सकती है। उसके बगैर कोई भी रास्ता नहीं है। विदाउट एजुकेशन थोड़ी सी बहुत भी हो, चाहे वो 10th तक हो, 12th तक हो, वो डिपेंड करता है कि किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो एजुकेशन किस तरह वो इम्पार्ट कर सकती है, जिनको एजुकेशन के लिए एक्सेस है। तो जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको RTE बोलते हैं, ठीक है, उसमें बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिलती है। वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसके ज़रिए भी बहुत काम हो रहा है। ऐसे सारे बहुत सारे तंजीमें हैं जो बेदारी ला रही है और उन बच्चों को वो एडमिशन्स, उन लड़कियों को वो एडमिशन्स दे रही हैं। और दूसरी बात है, कुछ सरकारें ऐसी भी है स्टेट की जो कि अगर रूरल एरिया में तो कनेक्टिविटी नहीं है स्कूल्स की थ्रू बसेस एंड थ्रू, तो उनको वो स्कीम में देते हैं, बाइसाइकिल्स देते हैं, इन बस फेयर्स का पैसा देते हैं। क्योंकि गुर्बत हमने बताया ना, जो एम्पावर्ड है, जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी में हमारे एक सेक्शन है, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 10,000 भी महीने को फीस दे रहे हैं। लेकिन इस पे भी काम हो रहा है और इसमें भी अपने उन माँओं को, उन बेटियों को भी ये है कि हम एजुकेशन हासिल करें। और अगर जो बहुत बड़ा हमारे देश में MHRD के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो वो बच्चे भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा एक जो प्रिविलेज आफ्टर कोविड हुआ है, वो ऑनलाइन आपको यूनिवर्सिटीज़, अगर किसी बच्ची की शादी हुई है तो उसको तो फैमिली संभालनी है, तो लेकिन वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकती है थ्रू ऑनलाइन। आजकल यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है और UGC ने उसको वही स्टेटस दिया है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन एट डोरस्टेप। हाँ, तो वो भी एक बहुत ब्लेसिंग है इस वक्त। इंटरनेट है तो इसमें सिविल सोसाइटीज़ को भी और जो हमारे कम्युनिटी जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स को उठ के आगे आना है कि एजुकेशन के लिए किसी को स्कूल से बाहर नहीं रहना है। तो जितना वो एजुकेशन करे, और सबसे ज़्यादा है कि अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं, वो कोई स्किल्स सीखते हैं। आजकल हाइब्रिड काफ़ी काम है, तो अगर वो पर्दे वर्दे का भी प्रॉब्लम किसी को है, वो भी सॉल्व हो गया। एंड दे विल अर्न देयर मनी विद रेस्पेक्ट, विद डिग्निटी, विद मॉडेस्टी, जो जिसके लिए देयर आर सम हर्डल्स इन सम फैमिलीज कि नहीं। आपने एजुकेशन की बात की, तो वो कहते हैं ना कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरा ख़ानदान इन्फ्लुएंस होता है। तो आज भी सेफ्टी कंसर्न्स है पेरेंट्स को। हालांकि आपने एजुकेशन पे काम किया कई साल, लगभग 20 सालों से आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप उन पेरेंट्स को जो सेफ्टी कंसर्न्स को लेके अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखते हैं? They have to trust their daughters. अगर वो भरोसा नहीं करेंगे और उनको वो आगे के लिए मौका नहीं दे देंगे ना, तो वो पहले ही उनके पास ऐसे सारे खदशात आते हैं कि अगर हम अपनी बेटी को पढ़ाएं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आजकल लड़कियां जो है ना,
वो लड़कों से ज़्यादा एक्सेल करती हैं, वो माँ बाप का ज़्यादा भरोसा रखती हैं, कम्युनिटी का ज़्यादा भरोसा रखती हैं। हाँ, कोई हर कम्युनिटी में और हर माशरे में, और ये खाली हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें होनी होती है वो हो जाती हैं। वो तो ओवरऑल कंसर्न है, वो तो एक खाली एक कम्युनिटी का कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन पेरेंट्स को अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए और उन पे स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसका हक नहीं है कोई शादी के लिए उनको डाउरी आप जमा कर लो, आपको हम कूड़े में फेंक देंगे या अपने ऊपर से हम अपना बर्डन उतार के आपको भाई हमारी शादी। उस बेटी को हमेशा ये देखिए, घर से ही डिफ्रेंशिएट होता है बिटवीन बॉय एंड गर्ल। लड़का उसको बोलते हैं कि ये पराया धन है, और हमने देखा है ये डिस्क्रिमिनेट होते हुए कि माँ ज़्यादा तवज्जो, चाहे वो लड़का नालायक हो, पढ़े भी नहीं, लड़की पढ़ना चाह रही है, उस पर यही इल्ज़ाम है कि हम आपके भरोसा नहीं करेंगे और आपकी शादी करनी है, आपके लिए डाउरी हमें जमा करनी है। यही माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर वो अपनी बेटी को भरोसा करते हैं, वो आजकल टॉप करती है हर जगह। अब यूनिवर्सिटीज़ में देख ले, प्रोफेशनल कॉलेज में देखें, इवन स्कूल्स में हमें अच्छा लगता है लड़कियां एक्सेल करती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बहुत ज़हानत दी होती है। अगर हम एक लड़की को एजुकेट करते हैं, हम पूरे ख़ानदान को एजुकेट करते हैं। अगर हम बॉय को एजुकेट करते हैं, तो एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं, तो वो कल को एक माँ भी बनती है, वो एक वाइफ भी होती है, वो एक बहन भी होती है, वो उस समाज की बहुत एक, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी होती है, कोई ओहदा होता है, कोई इंटरप्रेन्योरशिप उसमें होती है, या कोई हेड होती है किसी इंस्टीट्यूशन का, आप देख लीजिए वो किस सब्र और किस कमिटमेंट के साथ उस काम को वो अंजाम देती है, कम पैसों में, घर में भी। आपने कहा कि मतलब कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट बहाल हो चुका है, बाकी जो स्टेट्स पेंडिंग है उनमें हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट को? वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए थी अवेयरनेस का, और उनमें जो कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़रूरी है कि वो जो उनको शादियाँ बहुत 12-13 साल की उम्र में और पर्दे के आड़ में उन चीज़ों को रुकावट लाते हैं। देखिए, फेथ एक इंडिविजुअल अपना मानना होता है, और जब तक आप लड़कियां अगर पढ़ेंगे नहीं, वो ये समझेंगे नहीं कि कुरान पाक में लिखा क्या है। आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, आई एम प्राउड, ऐसी सबको है, जो क्रिश्चियन है, जो हिंदू है, जो सिख है, अलग अलग कम्युनिटी के जो अब अपने दीन को पढ़ते हैं, वहाँ कहीं रुकावट नहीं है। ये एक सोशल सेक्टर है, ये एक सोशल कल्चरल फैब्रिक है, जिसको हम जिन चीज़ों को हमें हमारे लिए रुकावटें पैदा करती है, वो हमारी पैदाइश की हुई चीज़ें हैं, वो दीन की चीज़ें नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, बाद में लाके इस्लाम को खड़ा करते हैं। तो इस्लाम में ऐसी कोई मनाहियत नहीं है कि अगर हम कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ पे हर एक चैप्टर में हमारे को वाज़िया सब चीज़ें रखी है, और उसमें औरत को और मर्द को अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं। वो खाली मर्द को नहीं एड्रेस करते, तो उसको इक्वल स्टेटस है, वो इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकती है पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। और आजकल दुनिया बदल रही है, आप ये देख लीजिए, हम एक स्टेट को लेते हैं J&K को, इन स्पाइट ऑफ हैविंग हमारा 32 साल से वहाँ टर्माइल है, लेकिन अब वहाँ का एजुकेशन प्रोफाइल देख लीजिएगा। अब हालात ये है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनको वहाँ जॉब नहीं मिलती हैं, और वो बाहर आती है जॉब करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे, मुझे लगता है वाहिद मेरे अपने तजुर्बे के साथ मैं कहती हूँ कि वहाँ पे कभी माँ बाप ये नहीं सोचते हैं बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। अब गाँव देहातों में ये अवेयरनेस हुई है, किसी भी तरीके से लड़की पढ़ लेती है, खाली कोई परसेंट होगा 10%, 20% जहाँ पे गुर्बत रीज़न बनती है, पॉवर्टी रीज़न बनती है, अफोर्ड नहीं कर वो पाते, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और रीजंस बनती है। लेकिन मुझे उस स्टेट को एग्जाम्पल, और पहले ये आज का नहीं है, ये पहले से है।
वहाँ पे मैंने बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को देखा है जिन्होंने उस ज़माने में 80s में और अर्ली 90s में भी, जिन्होंने MA BEd करके भी उनको जॉब, वो ओवर एज होती थी, फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, कितनी सारियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे दीन भी अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, मेजॉरिटी वहाँ मुसलमान है, तो वो एक है। और साउथ में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे केरला है, 100% लिटरेसी है, वो अपने कल्चर को इंटैक्ट करके हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी औरतें हैं। बच्चा जब स्कूल से आता है, वो उसकी होमवर्क देखती है, उनसे पढ़ाती है, उनके साथ पार्टिसिपेशन करती है, उनके जो भी आज एक्टिविटीज़ होती है, वो तो तब मुमकिन है जब वो पढ़ी लिखी औरत है। वो तो अब वो जनरेशन चले गए जहाँ पे आपकी माँ बहुत अनपढ़ होती थी उस घर की, वो अब नहीं है। लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ है, जहाँ गरीब स्टेट्स हैं जहाँ पे माइग्रेशन बहुत लेवल तक, जैसे बिहार, यूपी के बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली आते हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे उनकी हर स्टेट में मैंने देखा है। और वो शायद डिप्राइव्ड रहती है उस टाइप की औरतें, वो उनको पढ़ाती नहीं है, तो वो उनको अपने काम में लगाती हैं, जैसे डोमेस्टिक हेल्प होती है या उस तरीके से छोटे मोटे कारोबार होते हैं। अब उसको देखिए, वो उनको कैसे केटर कर सकते हैं। हम तो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम उस जो उनको स्किल है उसको अगर हम रिकग्नाइज्ड स्किल दे, जो इस वक्त स्किल सेक्टर काउंसिल खुला है, स्किल मिनिस्ट्री खोली है, और उसके बहुत सारे ऐसे बॉडीज़ है उसके, जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा टाइप के प्रोग्राम्स हैं, और उसमें अगर वो ट्रेनिंग लेती हैं गवर्नमेंट से और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, तो अगर उन कारखानों में वो लड़कियाँ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत बड़ा एक सेक्टर है हमारे इंडिया में, एक मिनिस्ट्री है उसकी और एक बहुत बड़ा काउंसिल है, लेकिन उसमें क्यों ऐसा है कि जो मीडिएटर होता है उनसे काम करा के उनका स्किल हाईजैक होके उनके वेजेस को वो मतलब खा लेते हैं। अगर वो रिकग्नाइज स्किल वो करते हैं, उनको ये पता चलेगा कि हमें इसको मार्केट कैसे करना है, तो उनके घर 10 पैसे आ जाएंगे। तो उनका जो स्किल है, जो उनका जो उनका स्किल है, उसको जोड़ना है टुवर्ड्स द लाइवलीहुड, तो खुशहाली आ सकती है। मैम, आपने गुर्बत की बात की और कई सारी औरतों का रीज़न, ये फीमेल्स का रीज़न बन जाता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती है एजुकेशन। क्या आप हमें बताएं कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किस तरह से हम मुस्लिम वीमेंस को बना सकते हैं? देखिए, आप इंडोनेशिया कितनी पॉपुलेशन है, इज हायर देन अस। ट्रू। और थाईलैंड पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, वहाँ फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है हमसे, फीमेल रेशियो ज़्यादा है। हाँ, आप वहाँ देखिए, चाइना को देख लीजिए, तो वहाँ की जो आधी विमेंस, मतलब 70% विमेंस जो है वो बिजनेस संभालती हैं, छोटे बड़े सब। वहाँ पे जो आधी आबादी है, थाईलैंड में टैक्सी चलाने के अलावा, अब भी शायद टैक्सी भी चलाते होंगे, बाकी सब बिजनेसेस वो करती हैं। तो उनको पता है हमें कैसे मैनेज करना है अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, फिर बैंकिंग कैसी करनी है, फिर माइक्रो फाइनेंस कैसे करना है। तो स्किल को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, एक सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। उस पर अगर हम फोकस करें कि आने वाली जनरेशन है, वो मदर्स जो है उनका भी फिनेंशियली एक कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द फैमिली, जिसकी वजह से जो आने वाली बेटी है वो अनपढ़ नहीं रहेगी, वो एम्पावर्ड विमेन रहेगी, वो पढ़ेगी, और वो हमारे जो इंडिया में है वो सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूट होगा और पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जो हैंड वर्क होती है बहुत सारे जगहों पे, आर्ट होता है, वो ज़्यादातर विमेंस करती है। फैक्ट्रियों में औरतें काम करती हैं, तो उनके वेजेस लो का दौर है, अब उनको मैनुअल करा लेते हैं, जब वो डिजिटली काफ़ी, तो उसमें जो हमारा जो स्किल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है विद द मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है। तो उस तरीके से हमारी औरतें हैं जो इकोनॉमिकली जब वो एम्पावर्ड हो जाएंगी, बाकी एम्पावर्ड में तो खुश हो जाएगा।
कई सारे वालिदैन होंगे जो हमारे इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो मैम आपकी क्या मैसेज रहेगी? कोई पेरेंट अपनी बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा है या किसी तरह का रीज़न बता के उन्हें पढ़ाई से महरूम रखता है, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती है थ्रू मीडिया और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स रिगार्डिंग द मुस्लिम विमेंस को लेके, पर्दे को लेके। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं या ओवरऑल लोग, उन्हें मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। उनको नहीं मालूम है कि अगर हम उस हिस्ट्री को नहीं पढ़ें, जो हिस्ट्री ने पूरे दुनिया को काफ़ी, उस ज़माने में इस्लाम को गोल्डन एज कहा जाता था। तो आपको मैं बताऊं कि जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में एस्टैब्लिश हुई है वो कि मुसलमान औरत ने की है, उसका फातिमा नाम था और वो मोरक्को में थी। और अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो जो बेगम साहब भोपाल थी, उस पर काफ़ी सारी किताबें आई हैं। उन्होंने उस ज़माने में मदारिस खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, जिनको हम जैसा था पर्शियन पढ़ते थे, अरबिक पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, जो भी। तो उन्होंने भी इस तरीके से कि सोशल अवेयरनेस जनरेट किया है। अच्छा, जो हमारी जो फातिमा शेख थी, जो थी भाई फुले के साथ, जिन्होंने एजुकेशन पे स्कूल कायम किया महाराष्ट्र में, तो शी वॉज ऑल्सो द मुस्लिम विमेन। तो अभी हम राबिया बसरी को बात करें, देखिए, वी आर विद फ्रॉम द रिच हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि इस्लाम ये नहीं इजाज़त देता है, गलत बात है। जब हमने खुद नहीं पढ़ा इस्लाम को, जब हमने खुद नहीं पढ़ा कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन कैसे आया है, दुनिया कैसे, और 1400-1500 साल पहले की क्या क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हम कैसे वो फतवा और वो बाकी चीज़ें माने? तो वो अंधविश्वास है, क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, और हम यहाँ से खुद भी जो है, हम खुद भी नहीं मुतालबा करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है, दिमाग को खुला रखना है। हमारे समाज में जर्नलिस्ट की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट की, सबकी बहुत ज़रूरत है। जब हम उन चीज़ों को पढ़ें, हायर एजुकेशन में जाएं, तब हमारी हिस्ट्री जो है रिवाइव हो जाएगी, जो कि बहुत रिच है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबिस्तान गफ़ार। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने मुस्लिम विमेन एम्पावरमेंट पे बात की, और ऐसे इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।